हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 के अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इसमें हम लोगों का जनपद और महाजनपद समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कर व्यवस्था के बारे में। महाजनपदों के काल में कर व्यवस्था कैसी थी, इसका हम लोग आज पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग का पार्ट 1 समाप्त हो गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल की कर व्यवस्था प्रणाली। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो महाजनपदों के जो राजा थे उपहारों पर निर्भर न रहकर बल्कि नियमित रूप से कर वसूलते थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे छठा भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। कृषि में परिवर्तन। महाजनपद युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। तो हल के जो फाल थे पहले लकड़ी के बनते थे, परंतु अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो 200 सालों के भीतर मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर गुजरती थी। तो मगध से 2 नदियाँ होकर गुजरती थी, गंगा और सोन। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी थे। मगध क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी और मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार तथा अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। तो बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर कई सालों तक जो है मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र यानी पटना को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब पढ़ेंगे बज्जी। हम लोग का मगध समाप्त हो गया। अब पढ़ते हैं बज्जी के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था।
उसके नज़दीक ही बज्जी राज था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। तो बज्जी की राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां दास तथा कमकार तथा सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो सभा में स्त्रियां दास तथा कमकार इन सभाओं में जो है हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो दीर्घ निकाय को करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और बज्जी संघ, तो हम लोग पढ़ते हैं अजातशत्रु और बज्जी संघ के बारे में। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बहिष्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतवालंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं गण। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ अर्थात संगठन या सभा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जितना चाहते थे। तो कई शक्तिशाली जो राजा थे वैशाली संघों को जितना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो क्या हुआ? गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, यानी मगध प्रांत में शामिल कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्यत्र के बारे में। तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। तो 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तो दासों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी, परंतु दास को छोड़कर सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। तो साल भर में कम से कम 40 बार सभाएं बुलाई जाती थी निर्णय लेने के लिए। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियों द्वारा की जाती थी। तो शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ जो है लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। तो औरत और दासों को जो है नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में जो एथेंस में रहते थे और काम करते थे वो विदेशी थे, उन्हें भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला था। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो दास और महिला को जो है एथेंस में नागरिक अधिकार नहीं मिला था।
तो हम लोगों का चैप्टर समाप्त हो गया है। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे।